वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत का वीडियो कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य। ठीक है, इसमें हम राज्य की अलग अलग परिभाषाएं देखेंगे। इसके अलावा राज्य का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर हुआ है उसको हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं। सबसे पहले जो है राज्य शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस भाषा के शब्द से हुई है। तो राज्य शब्द का जो पर्याय है यानी कि इंग्लिश में इसको जो है राज्य को स्टेट बोला जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी यानी कि जो ग्रीक भाषा है उसका एक शब्द है स्टेटो। ठीक है ना, तो स्टेटो शब्द से हुई है और वो किस भाषा का शब्द है तो यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है स्टेटो। इससे जो है स्टेट शब्द बना है। ठीक है, यह जो आपका स्टेटो वर्ड है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि राज्य शब्द जो स्टेटो जिस शब्द से बना है, ठीक है, उसका सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, सीधा आपसे लिखा रहता है कि राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है मैकियावेली ने किया था और किस पुस्तक में किया था तो मैकियावेली की एक पुस्तक है द प्रिंस, उसमें जो है इन्होंने जो है राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। राज्य का विकास क्रम जो है निम्नलिखित चरणों में हुआ है। तो कौन कौन से विकास क्रम इसके रहे, यानी कि सबसे पहले आपके कबीले हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद आपका वो बढ़ता हुआ धीरे धीरे क्या हुआ, प्राचीन राज्य बना। फिर आपका यूनानी या फिर ग्रीक राज्य का निर्माण हुआ। तो इसके बाद एक साम्राज्य बन गया ये रोमन साम्राज्य। फिर आपके सामंती या फिर जमींदार राज्य बने और वर्तमान समय में जो राज्य का समूह है वो कौन सा समूह है तो वो आपका राष्ट्र राज्य जो है वर्तमान समय में है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ परिभाषाएं भी दे रखी हैं, तो इन परिभाषाओं को देख लेते हैं। जैसे कि राज्य के बारे में अरस्तु का क्या कहना है। तो अरस्तु कहता है कि राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। ठीक है, तो राज्य को एक संपूर्ण समुदाय किसने कहा है तो अरस्तु ने कहा है। देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो हमने देखा कि मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कुछ परिभाषाएं आप याद रखेंगे। राज्य जो है ये मानव अवयव का ही प्रतिरूप है, ये किसने कहा है तो ये ब्लंट सली ने कहा है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया कि राज्य शक्ति है, ये किसने कहा है तो ट्रीट्स्के का जो है ये आपका कथन है कि राज्य क्या है, राज्य आपका शक्ति है। ठीक है, और ये जेएस मिल का एक कथन है, ये आपका काफ़ी प्रसिद्ध ये भी है कि राज्य का मूल्य वही है। मूल्य का मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ की बात की जा रही है। ठीक है ना, वैल्यूज़ की बात की जा रही है, यहाँ पे प्राइस की बात नहीं की जा रही है। कि राज्य का मूल्य वही होता है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य, यानी कि व्यक्ति जिस तरह की वैल्यूज़ उनके अंतर्गत होंगी, ठीक है ना, जिस तरह के मूल्य उनके अंतर्गत होगा वही जो है उस राज्य का मूल्य होता है। ये किसने कहा है तो जेएस मिल ने कहा है। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखना है। इसके अलावा वुडरो विल्सन की ये परिभाषा कई बार पूछी गई है कि वुडरो विल्सन के अनुसार विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध भूभाग को ही क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। कई बार जो है अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है वुडरो विल्सन की भी ये परिभाषा। ठीक है, विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य। किसने कहा है तो वुडरो विल्सन ने कहा है। गार्नर ने क्या बोला राज्य के बारे में तो गार्नर कह रहे हैं कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक समूह, यानी कि राज्य में क्या होते हैं कुछ निश्चित व्यक्ति होते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, किसी सत्ता के अधीन रहते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो गया कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक समूह जो एक निश्चित भूभाग पर किसी सत्ता के अधीन निवास करती है, उस निश्चित भूभाग को ही हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसकी डिस्क्राइब किया बड़ा, और आगे जो आपका टॉपिक चलेंगे निर्माणक तत्व तो उसमें ये सब चीज़ें शामिल होंगी, आप देखेंगे। तो गार्नर की भी ये परिभाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य जो है एक निश्चित भूभाग है। तो अभी आपने देखा कि राष्ट्र में एक निश्चित भूभाग तो होना चाहिए, राज्य कैसे बनेगा, कोई भूभाग नहीं होगा तो कैसे बनेगा, तो भूभाग होना चाहिए, उसमें एक निश्चित जनसंख्या भी निवास करनी चाहिए, तो जनसंख्या भी होनी चाहिए। अगर वहाँ पे जनसंख्या ही नहीं है तो उस पर शासन कौन करेगा, तो वो राज्य कैसे होगा। तो भूभाग भी होना चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए जो एक सरकार के द्वारा शासित हो, यानी कि आपकी एक सरकार होना चाहिए जो इन पर शासन करे। और यह सरकार जो है कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु का मतलब है कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप जो है
अपने फैसले खुद से ले सकते हो, यानी कि जो सरकार है वो फैसले खुद से ले सकती है बिना किसी दबाव के, बाहरी दबाव के। ओके, तो वो सरकार क्या होती है? संप्रभु होती है। ठीक है, संप्रभुता का सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम इसे डिटेल में देखेंगे। ओके, आगे देखते हैं कि राज्य के निर्माणक तत्व। तो अभी हमने कुछ परिभाषाएं देखी। अब राज्य का निर्माण किनसे हुआ है, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि राज्य के अंतर्गत आपके 4 तत्व शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 तत्व तो आप जबान पे आप रट लेना कि जनसंख्या, राज्य में जनसंख्या होनी चाहिए, राज्य में भूभाग होना चाहिए, राज्य में एक सरकार होना चाहिए और वो सरकार जो होगी वो संप्रभु होती है, संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु का मतलब है कि वो अपने फैसले बिना किसी बाहरी दबाव के खुद से ले सके। ठीक है ना, तो एक संप्रभु सरकार होनी चाहिए। ओके, तो ये आपके 4 जो है राज्य के तत्व हैं। ये चारों तत्व आपको जरूर ही क्लियर होना चाहिए। कई बार आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है चारों दे देगा या फिर एक जो है कोई एक नहीं देगा, पूछेगा कि कौन सा जो है इसमें राज्य का तत्व नहीं है। ठीक है, तो 3 रहेगा, एक नहीं रहेगा, तो आप ध्यान रखना। अगर चारों याद रहेंगे तो आप बता लोगे हमेशा। जनसंख्या के बारे में देखिए, जनसंख्या क्या है? जनसंख्या राज्य का मूलभूत तत्व है। बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ये तो हमने बताया कि कोई राज्य है भाई तो वहाँ पे जनसंख्या तो होनी चाहिए, क्योंकि शासन आप कर रहे हो तो किसके ऊपर करोगे। ठीक है, तो मूलभूत तत्व आपकी जनसंख्या हो गई। प्लेटो के अनुसार देखो, प्लेटो जो था आपका, उसने कहा था कि राज्य के अंतर्गत जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, यानी कि 5040 लोग होने चाहिए किसी एक राज्य में। ठीक है ना, तो ये प्लेटो, क्योंकि प्लेटो देखो बहुत समय पहले हुआ था तो उसके हिसाब से उसने बताई थी कि 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु के अनुसार राज्य के अंतर्गत जनसंख्या जो है न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। तो ये दोनों ही कथन जो आपके प्लेटो के हैं और अरस्तु के, ये पूछा जाता है जनसंख्या से संबंधित कि प्लेटो के अनुसार कितनी जनसंख्या होनी चाहिए और अरस्तु के जनसंख्या के बारे में क्या विचार हैं। तो उसने कहा कि ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जनसंख्या के बारे में था कि ये एक मूलभूत तत्व है। अब देखिए, राज्य में भूभाग भी होता है। तो भूभाग यानी कि आपकी कोई भी राज्य है तो उसकी एक निश्चित जो है भूभाग होएगा ही। ठीक है, उसी में तो जनसंख्या निवास करती है। ओके, तो राज्य के भूभाग की सीमा के लिए अरस्तु ने कहा कि एक ऐसा निश्चित भूभाग, अरस्तु ने ये बोला है कि एक ऐसा निश्चित भूभाग जहाँ वहाँ की जनसंख्या आराम से निर्वासित कर सके, यानी कि ये वहाँ पे जो जनसंख्या रह रही है वो आराम से यहाँ पे रह सके। ठीक है ना, ऐसा जो है एक निश्चित भूभाग तो होना ही चाहिए कि जनसंख्या आराम से निर्वासित हो सके और अपने जीविका उपार्जन के लिए संसाधन का अनुकूलतम तरीके से उपयोग कर सके। यानी कि यहाँ पे जो संसाधन है उसका जो है अनुकूलतम तरीके से जो है उपयोग कर सके। ठीक है, तो ये जो है अरस्तु ने कहा राज्य के भूभाग, यानी कि भूभाग इस तरह का होना चाहिए कि जनसंख्या आसानी से रह सके और वहाँ पे अपने जीविकोपार्जन के लिए संसाधनों का भी अनुकूलतम तरीके से उपयोग कर सके। तो हमने देख लिया जनसंख्या के बारे में और भूभाग के बारे में। अब इसके अलावा देखो, भूभाग के बारे में कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राज्य का जो है एक इम्पॉर्टेंट तत्व भूभाग को नहीं मानते हैं और ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये कुछ विद्वान हैं जैसे कि सीले है, डुगवी है, डुगवी को डिगविड भी का बोला जाता है, तो दोनों एक ही नाम है। इसके अलावा विलोबी और हाल। ठीक है ना, तो ये जो कुछ विद्वान हैं इन्होंने भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है। तो आपसे ये पूछा भी जाता है कि कौन जो है राज्य का अनिवार्य तत्व भूभाग को नहीं मानता। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना कि सीले है, डुगवी या डिगविट है या फिर विलोबी है या फिर हाल है, तो ये लोग जो है राज्य का अनिवार्य तत्व भूभाग को नहीं मानते कि भूभाग जो है नहीं होगा तब भी राज्य जो है जनसंख्या होगी तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं आगे, राज्य की जनसंख्या को शासित करने के लिए सरकार होती है। तो अगला जो हमारा था, हमने देखा कि आपके जनसंख्या, भूभाग, उसके बाद तीसरा जो आपका था आपने देखा था तत्व सरकार। तो सरकार क्यों होगी? तो राज्य में जो जनसंख्या रह रही है उसको शासन कौन करेगा? उस पर शासन सरकार ही करेगी ना, तो उसके लिए सरकार होती है। ठीक है, और सरकार को आपके 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं ये हमने कई बार पढ़ रखे हैं। 3 भाग आपके हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करेगी? विधि का निर्माण यानी कि कानून का निर्माण करेगी। कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, यानी कि जो व्यवस्थापिका ने कानून का निर्माण किया है कार्यपालिका उसे लागू करेगी। और न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका दंड और न्याय की बात, न्यायपालिका में जो है दंड और न्याय की बात की जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, संप्रभु लास्ट जो पॉइंट था हमारा, सरकार भी हो गया।
ठीक है, जनसंख्या हो गया, भूभाग हो गया, सरकार हो गया, और चौथा जो था हमारा संप्रभु। संप्रभु को राज्य की आत्मा कहा जाता है, यानी कि अगर किसी राज्य में संप्रभुता नहीं है, यानी कि खुद से वो फैसले लेने के लिए स्वच्छंद नहीं है, तो वो राज्य क्या है, एक मृत राज्य है। ठीक है, इसीलिए संप्रभु को राज्य की आत्मा कहा जाता है, यानी कि अगर कोई राज्य है तो उसका संप्रभु होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो संप्रभु का मतलब मैंने अभी ऊपर कई बार बताया, 2-3 बार बताया, बाकी आगे भी हम लोग देखेंगे जब संप्रभुता की अवधारणा को पढ़ेंगे। ओके, राज्य का भारतीय दर्शन। अब देखिए राज्य के बारे में भारतीय दर्शन क्या है, यानी कि भारत के जो आपके विद्वान हुए हैं उन्होंने राज्य के बारे में क्या बताया है। तो राज्य के संबंध में भारतीय दर्शन में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की जाती है। तो कौटिल्य के बारे में आपको पता है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताना इनके पुस्तक का क्या नाम था। तो उसमें इन्होंने एक सप्तांग सिद्धांत दिया था। ठीक है, और सप्तांग सिद्धांत में देखो राज्य के 7 अंगों की बात इन्होंने की थी। अभी हमने ऊपर जो है राज्य के 4 जो है तत्वों की बात की थी, इन्होंने 7 तत्वों की बात की सप्तांग सिद्धांत में। स्वामी होना चाहिए, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। ठीक है, तो ये आपके कौटिल्य ने दिया है सप्तांग सिद्धांत, किसके लिए, राज्य के लिए। अब देखिए इसमें जो जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं इसका क्या मतलब होता है। तो जो ये जनपद है वो निश्चित भूभाग की बात करता है, यानी कि राज्य में जो है क्या होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। तो ये जनपद जो शब्द यूज किया गया है ये निश्चित भूभाग की बात करता है। दुर्ग, दुर्ग क्या बताता है, तो दुर्ग वहाँ की जनसंख्या के बारे में बताता है। ठीक है ना, यानी कि जो आपके कौटिल्य ने ये शब्द लिखे हैं इसका मतलब देखें तो दुर्ग वहाँ की जनसंख्या की बात करता है। अमात्य हो गया, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। ठीक है, इसके अलावा कोश, कोश का मतलब आपका पैसे से संबंधित है। और दंड, ये जो है सरकार की बात करते हैं। देखिए हमारे में जब हम लोग अपनी पढ़ रहे थे 4 तत्व, तो एक तो आपका भूभाग ही था, दूसरा था जनसंख्या और तीसरा था आपका सरकार। तो देखिए ये आपके सरकार की बात कौन कौन कर रहा है, तो आपका जो दंड है, कोश और अमात्य, इनकी बात की गई ना, तो इसका मतलब ये आपके सरकार हैं। और संप्रभु कौन होगा, तो संप्रभु आपका स्वामी होता था, जो आपका राजा होता था। ठीक है, यानी कि सारे फैसले लेने का अधिकार किसके पास था, तो वो आपके राजा के पास था। तो उसके लिए स्वामी शब्द यूज किया है किसने, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में इसे यूज किया गया है। ओके, जनपद का मतलब हमने देख लिया, निश्चित भूभाग था। दुर्ग का मतलब आपकी जनसंख्या था। अमात्य हो गया, कोश हो गया और दंड। ठीक है ना, ये आपके क्या बनाते हैं, तो ये आपके सरकार की बात करते हैं। और जो आपका स्वामी होता था वो आपका होता था जो है संप्रभु। स्वामी का मतलब राजा जो होता था, संप्रभु। अब इसमें एक चीज़ बच गया जो था आपका मित्र। ठीक है, मित्र आपका बच गया। अब देखिए मित्र के बारे में जो है इन्होंने क्या कहा था, मतलब हमारे जो है भारतीय दर्शन में क्या कहा गया है। पहले तो ये जाने कि जो आपका मित्र की अवधारणा है ये पाश्चात्य चिंतकों के राज्य के अंगों में दिखाई नहीं देती। तो पाश्चात्य चिंतक यानी कि जो आपके अंग्रेज चिंतक हुए, अलग अलग देशों के चिंतक हुए, वो तो आपके 4 जो है बता रहे हैं, कोई 3 बता रहा है कि आपका भूभाग होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, इसके अलावा सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि आपका भूभाग की बात की गई, इसने कौटिल्य ने जनसंख्या की भी बात की, सरकार की भी बात की और संप्रभुता की भी बात की। इसके अलावा एक और धारणा देते हैं मित्र की, यानी कि कौटिल्य के अनुसार क्या था कि राज्य का पड़ोसी होता है, यानी कि अगर हमारा ये राज्य है तो हमारा ये पड़ोसी है, तो ये जो है राज्य का शत्रु होगा। लेकिन जो इस हमारे शत्रु का जो पड़ोसी है ये क्या होगा, ये हमारा मित्र होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये था, ये क्या था, ये तो आपका शत्रु था, लेकिन इसका भी जो पड़ोसी था ये क्या हो गया, ये हमारा मित्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह की अवधारणा ये देते हैं। इन्होंने मित्र के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया। जब हम लोग कौटिल्य को पढ़ेंगे तो उसमें जो है पूरा डिटेल से इसको देख लेंगे। ठीक है, अभी आप मित्र के बारे में ये जानिए। अब देखते हैं आगे विकास का क्रम, किस तरह से जो है आपका राज्य का विकास हुआ। जैसे कि पहले व्यक्ति थे, व्यक्ति जो आपकी प्राकृतिक अवस्था थी, जब व्यक्ति जो है अकेला जंगलों में घूमता था, खाता फिरता था। ठीक है, उसके बाद ये मनुष्य बना। मनुष्य का मतलब जब व्यक्तियों ने समाज में रहना स्टार्ट कर दिया है तो उसके लिए मनुष्य शब्द यूज किया गया है। मानव, मानव जो है व्यक्ति की स्वनियंत्रण, जब व्यक्ति को अपने ऊपर खुद पे नियंत्रण हो गया, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जब वो खुद से निश्चित करने लगा, तो वो आपके स्वनियंत्रण की अवस्था थी मानव। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो ये स्वनियंत्रण का सिद्धांत है ये किसने दिया था,
तो स्वनियंत्रण का सिद्धांत एक जो है गैटिल महोदय थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, प्रांत अगला आ जाता है, प्रांत या फिर जो समाज है, इसमें प्रांत में जो है भूभाग, जनसंख्या और सरकार होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका तीसरा, जब जो है लोगों ने समाज का निर्माण कर ही लिया था, स्वनियंत्रण कर लिया था, उसके बाद एक निश्चित भूभाग हो गया, निश्चित जनसंख्या हो गई, और वहाँ पे कोई ना कोई उनका एक सरदार होता था। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका प्रांत आ गया। फिर राज्य कैसे बना? राज्य जो है जब प्रांत में, यानी कि जो प्रांत था जहाँ पे भूभाग था, जनसंख्या था और एक सरकार थी, जब उसमें संप्रभुता की बात आ गई कि वो जो है अब अपने फैसले खुद से ले सकेगा, जब प्रांत में संप्रभुता की बात आ गई, संप्रभुता में देखिए प्रांत में 3 चीज़ें थी, भूभाग थी, जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन संप्रभुता जब आ गई तो वह क्या हो गया? राज्य हो गया। ठीक है, तो वह राज्य हो गया। फिर उसके बाद अगला आपका राष्ट्र है और अंतर्राष्ट्रीय, इसके बारे में भी देख लेते हैं। राष्ट्र में जब आपके राष्ट्र में राज्य के सभी तत्वों के साथ, यानी कि जो आपके राज्य के सभी तत्व थे, राज्य के कौन कौन से तत्व थे? अभी आपका भूभाग भी था, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये 4 तत्वों के साथ साथ जब एकता और बंधुता की भावना भी जुड़ जाती है, यानी कि लोग जो है सोचते हैं कि हाँ ये राष्ट्र कैसे होगा, कि बहुत सारे लोग एक ही चीज़ सोचने लगते हैं कि हाँ हम जो क्या हैं, एक हैं, हम में जो है भाईचारा है, हम सभी जो है एक साथ मिल कर के रहेंगे। तो एकता और बंधुता की जब भावना आती है, किसी न किसी वजह से आ सकती है, हो सकता है उनका इतिहास सेम हो या फिर उनका कल्चर सेम हो। ठीक है, किसी भी एक जो है कॉमन चीज़ पे सब लोगों में एकता और बंधुता की भावना विकसित होती है। ठीक है, तो वो जो है आपका राष्ट्र बन जाता है। और एकता और बंधुता के साथ अगर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भी उनके अंतर्गत विकास हो जाए तो वह क्या हो जाता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, यानी कि पूरा विश्व ही जो है क्या है? हमारा जो है परिवार है। अगर ये भावना उनके अंतर्गत विकसित हो जाती है तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। ओके, अब देखिए उत्तर प्रदेश, जैसे कि अगर हम राज्य के बारे में समझें तो भारत क्या है? तो भारत एक राज्य है क्योंकि यह संप्रभु है। ठीक है ना, संप्रभु का मतलब भारत जो है ये अपने फैसले खुद ले रहा है। इसको अमेरिका या फिर जो है ब्रिटेन नहीं बताता कि आपके देश में ये फैसला लागू होना चाहिए, नहीं बताता। ठीक है, तो भारत क्या है? तो भारत को एक राज्य माना जाता है। ठीक है, तो जो आपका पॉलिटिकल साइंस है ना, इसमें जो आपके जिसे आप देश के नाम से जानते हो उसे पॉलिटिकल साइंस एक स्टेट बुलाता है। ठीक है, अगर वो संप्रभु है तो आपका क्या है? स्टेट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश एक प्रांत है क्योंकि ये संप्रभु नहीं है। जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, लेकिन संप्रभु नहीं है। संप्रभु क्यों नहीं है? देखिए, अब आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो जो है अपने फैसले लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो है भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपके राष्ट्र के विरुद्ध है तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि जो आपकी भारत की संसद है, वो उसके लिए फैसले लेती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका संप्रभु पूरी तरह से संप्रभु नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत के केस में वो जो है अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। तो भारत को जो है एक स्टेट बोला जाता है। कोई भी देश हो, जैसे नेपाल भी है तो नेपाल भी एक स्टेट है। अमेरिका क्या है? अमेरिका भी आपका ये स्टेट है। आप देखते ही हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, तो उसको एक स्टेट माना जाता है पॉलिटिकल साइंस में। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको पसंद आया हो या फिर समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, तब भी आप कमेंट करके तो ज़रूर बता दिया कीजिए। अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर दीजिए जो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यहाँ पे नए आए हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो आप लाइक कर सकते हो। इसके अलावा जो कुछ नया अगर आपने सीखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आते रहिएगा आप लोग, देखते रहिएगा और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।